हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 क्लास 10 के लाइफ प्रोसेस के बारे में, और जिसका हम पार्ट सेकंड लेंगे। आज हम जिस चीज के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हम डिटेल में बात करेंगे प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में, और थोड़ा बात करेंगे हम एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में। एक पर्टिकुलर प्लांट न्यूट्रिशन जो है उस टॉपिक को हम देखेंगे यहाँ पे। देखो, आपको पता है जैसा कि plant can only organisms that can be synthesize their own food by the photosynthesis, यानी कि plants जो होते हैं वो सिर्फ ऐसे organisms होते हैं जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं इस अर्थ के ऊपर, अदरवाइज और दूसरा कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ठीक है ना, सम ऑफ बैक्टीरिया जो है उनको छोड़ करके। तो जो प्लांट्स होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं, उस प्रोसेस को हम यहाँ समझेंगे। देखिए, द ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। हरे पादप जो होते हैं वो अपना फूड खुद बना सकते हैं। दे मेक द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विच प्रोवाइड्स एनर्जी, यानी कि यहाँ पर सनलाइट जो होती है वो एनर्जी प्रोवाइड करवाती है फूड को बनाने के लिए। ठीक है, देन रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए हमें। रॉ मटेरियल का मतलब होता है कि जब हमें खाना बनाना है, एक तरीके से देखा जाए तो उसका रॉ मटेरियल तो चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं कि मुझे खाना बनाना है तो मुझे ऐसे जैसे जो है वो वेजिटेबल्स चाहिए, ठीक है, और फ्लोर चाहिए यानी आटा चाहिए। देन उसके बाद वो प्रिपेयर करूंगा। तो फूड जब प्लांट्स में बनता है ना, तो उसके लिए भी तो कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए होगा कि इससे प्लांट के अंदर फूड बनेगा। दैट रॉ मटेरियल इज कार्बन डाइऑक्साइड। फर्स्ट उनको चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड उनको चाहिए होता है वाटर, एंड दे आर द रॉ मटेरियल्स। एंड द क्लोरोप्लास्ट इज द साइट वेयर द फूड इज मेड एंड इट्स प्रोसेस बाय द ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड, दिस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब एक बात बताओ, जैसे जो फूड बनता है, घर में फूड बनता है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर जगह पर बनता है जिसको हम किचन कहते हैं, है ना। तो एग्जैक्टली ऐसे ही प्लांट्स के अंदर हर जगह कोई फूड थोड़ी बन जाएगा। तो प्लांट के अंदर भी एक पर्टिकुलर साइट होती है, वहीं पर फूड सिंथेसाइज होता है, वहीं पर फोटोसिंथेसिस होता है। दैट साइट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। जो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, क्लोरोप्लास्ट इज अ सेल ऑर्गेनेली विच इज प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल्स। ठीक है ना, तो ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है वहां पर फूड बनता है। रॉ मटेरियल हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग द प्रोसेस द सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी, यानी कि जो सोलर एनर्जी है उसका यूज किया जाएगा और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा, और उसकी केमिकल एनर्जी को कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर रखा जाएगा, दैट आर फॉर्म। और इसका मतलब क्या है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक है, देन ग्रीन लीव्स आर द मेन साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि वो जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो बेसिकली लीव्स में ज्यादा होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस कहां होगा, लीव्स के अंदर होगा। द ग्रीन पोर्शन ऑफ द प्लांट कंटेन्स द पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन्स क्लोरोफिल, यानी कि जो हरा भाग होता है प्लांट का, ठीक है ना, जैसे लीव्स हो गई, किसी किसी प्लांट्स में स्टेम्स भी हरे होते हैं, ठीक है ना, उन प्लांट्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और उन क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक छोटा पिगमेंट और मिलता है, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। देन क्लोरोफिल इज द मेन पिगमेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। वो ग्रीन कलर भी देता है और वो फोटोसिंथेसिस करवाने में हेल्प भी करता है। जैसे एक सेल है, उस सेल के अंदर यहां पर क्लोरोप्लास्ट पड़ा है, मान लो क्लोरोप्लास्ट पड़ा है, दैट इज अ साइट, इट इज अ क्लोरोप्लास्ट, और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ पिगमेंट्स मिलेंगे हमें, दैट इज क्लोरोफिल। ठीक है ना, ये क्लोरोफिल जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, एक स्लाइड दिखा रखी है, यहां से सनलाइट आ रही है, लीव्स के ऊपर गिर रही है, यहां पर क्या हो रहा है, शुगर बन रही है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर यूज में ली जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आती है, एनवायरमेंट से आती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जब एनवायरमेंट से आती है तो प्लांट उसको इनटेक कैसे करता है, प्लांट की जो लीव्स होती है ना उनके ऊपर स्टोमेटा होते हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे से पोर होते हैं, दैट आर कॉल्ड स्टोमेटा। वो स्टोमेटा जो होते हैं वो ऐसे पोर होते हैं दैट कैन बी ओपन और क्लोज, जो खुल भी सकते हैं और बंद भी हो सकते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है देन स्टोमेटा विल बी ओपन, तो ओपन हो जाएंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो गैस अंदर आ जाती है लीव के अंदर। और दूसरा अगर मैं बात करूं वाटर जो होता है, देखो वाटर जो होता है वो हम सॉइल में डालते हैं, और सॉइल से जो वाटर होता है वो बाय द रूट हमें लीव्स तक मिलता है। ठीक है, और यहां पर लीव्स के अंदर क्या है, दैट इज देखो क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं। उसके अंदर एक छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स दिखाई देती है, ये देखो दैट आर थाइलेकॉइड्स, ये छोटी छोटी स्ट्रक्चर होती है दैट आर थाइलेकॉइड, इनके अंदर प्रेजेंट होता है वो क्लोरोफिल, यहां इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। केमिकल इक्वेशन क्या है, देखो फोटोसिंथेसिस की, 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स यूज में आते हैं, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स यूज में आते हैं, दैट क्लोरोफिल, यहां जो क्लोरोफिल होगा वो यूज में आएगा, दैट सनलाइट की प्रेजेंस जरूरी है।
तो क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में क्या बना, देखो ग्लूकोज बना, C6H12O6, इट इज अ फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। और 6 ऑक्सीजन रिलीज होती है यहाँ से, जो कि प्लांट अपनी सरफेस से बाहर निकाल देता है। देखो यहाँ से ऑक्सीजन जो होती है वो बाहर भी निकल जाती है। तो जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, देन दे गिव ऑक्सीजन विच इनटेक बाय द एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, ठीक है ना। तो वो जो ऑक्सीजन बाहर निकलती है वो हम ले लेते हैं या दूसरे एनिमल्स ले लेते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस के दौरान बनी हुई ऑक्सीजन होती है जो हम इनटेक करते हैं। अब हम स्टेप्स पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस के, कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो किन किन स्टेप में कंप्लीट होता है। इसके कुछ 4-5 स्टेप्स हैं, देखिए। सबसे पहले क्या होता है, सनलाइट एक्टिवेट्स द क्लोरोफिल व्हिच लीड्स टू द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यानी जब सनलाइट पड़ती है किसी प्लांट सेल के ऊपर, तो प्लांट सेल के ऊपर सनलाइट पड़ने के कारण क्या होता है, उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो स्प्लिट आउट हो जाता है। जब वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट आउट हो जाता है तो क्या होगा, तब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज होते हैं, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है H2O। जब वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनेंगे। तो क्या होता है, द हाइड्रोजन रिलीज्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज यूटिलाइज्ड फॉर रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स। तो वो जो वाटर मॉलिक्यूल टूटा है उसके अंदर से जो हाइड्रोजन बने हैं, वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो यूटिलाइज हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन के लिए। कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन के लिए कैसे यूटिलाइज होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसके साथ में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आगे जोड़ दिए जाते हैं, जिससे कि आगे चल के कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। आपको पता है किसी भी चीज के साथ जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तब उसका रिडक्शन हो जाता है। आपने पढ़ा होगा, अगर किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है तो ऑक्सीडेशन हो जाता है, और अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो उसका रिडक्शन हो जाता है। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो होता है वो किसके रिडक्शन में काम आता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन में काम आता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं और उसके बाद उनसे कार्बोहाइड्रेट बनाए जाते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक ग्लूकोज। ऑक्सीजन इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, और जो पीछे बचा हुआ जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है वो एक बाय प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। एंड द कार्बोहाइड्रेट इज सबसीक्वेंटली कन्वर्टेड इनटू द स्टार्च एंड स्टोर्ड इन लीव्स एंड अदर स्टोरेज पार्ट्स। ये जो ऑक्सीजन होती है ना, जो बाय प्रोडक्ट होती है, ये तो क्या होती है, प्लांट से बाहर निकल जाती है, ठीक है ना, प्लांट बाहर रिलीज कर देते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट बना है उस कार्बोहाइड्रेट को प्लांट क्या करते हैं, स्टार्च में कन्वर्ट करते हैं। वो लीव्स में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो सकते हैं, या फिर दूसरे अदर पार्ट्स जस्ट लाइक रूट्स, ठीक है ना, रूट्स में भी ये स्टार्च जो होता है वो स्टोर हो सकता है। उसके बाद क्या होगा, द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज द पार्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। यानी कि वाटर मॉलिक्यूल का जो स्प्लिट होना होता है वो लाइट रिएक्शन के अंदर आता है। मतलब लाइट रिएक्शन जो होती है जिसके अंदर लाइट की जरूरत होती है, ठीक है। तो जब लाइट आएगी तभी तो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट करेगा। तो ये रिएक्शन जो होती है इसके लिए लाइट की जरूरत होती है, इसलिए इसको लाइट रिएक्शन भी कह देते हैं, ठीक है ना। ये लाइट रिएक्शन का एक पार्ट है। लाइट रिएक्शन में और भी बहुत सारी चीजें होती है जो कि हायर क्लासेस में पढ़ाई जाती है। उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूव करते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के आगे ट्रांसपोर्ट करते हैं, कुछ चीजें और भी होती है। बट अभी आप इस इतना याद रखिए कि जो वाटर की जो स्प्लिटिंग होती है उसके लिए लाइट चाहिए, और ये लाइट रिएक्शन का एक पार्ट है। एंड द अदर स्टेप्स आर द पार्ट ऑफ डार्क रिएक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो जो दूसरे पार्ट्स होते हैं, दूसरे पार्ट में आता है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में क्या होता है, डार्क रिएक्शन के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है उसका फॉर्मेशन होता है, स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। इसके लिए लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो जब लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो इन रिएक्शंस को डार्क रिएक्शन बोल सकते हैं अपने, ठीक है। हाउ डू द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस बिकम अवेलेबल टू द प्लांट। यानी कि जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल्स के तौर पे हमने CO2 देखा, ठीक है, और वाटर देखा, ये कैसे मिलेंगे, ठीक है। द वाटर कम्स फ्रॉम द सॉइल, सीधी सी बात है, वाटर जो होता है वो तो मिट्टी से आता है, थ्रू द जाइलम टिश्यू इन रूट्स एंड स्टेम्स। और वो किसके थ्रू आता है, जाइलम के थ्रू आता है। जाइलम इज अ टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स इन द प्लांट, ठीक है ना। तो एक पाइप जैसी स्ट्रक्चर मान लीजिए आप, ठीक है ना, पाइप जैसी स्ट्रक्चर होती है, एक ऐसा टिश्यू होता है जो वाटर को कंडक्ट करवाता है एक जगह से दूसरी जगह। एंड द कार्बन डाइऑक्साइड कम्स इन द लीव्स थ्रू द स्टोमेटा। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एनवायरमेंट से आती है, एनवायरमेंट से लीव्स जो होती है वो उसको लेती है, इनटेक करती है। कैसे, सुनिए। देखिए लास्ट हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है, लास्ट स्लाइड के अंदर ये पढ़ा था। अब हम ये पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस जो है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। सिग्निफिकेंस पढ़ने के साथ साथ उसके आगे हम ये भी देखेंगे कि हमें कैसे पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, ये सब चीजें जो होती है वो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होती है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स है जिससे कि प्रूव होता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब चीजें जो है वो एसेंशियल है। तो पहले तो हम सिग्निफिकेंस देखते हैं फोटोसिंथेसिस का।
सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. द फोटोसिंथेसिस इज द मेन वे थ्रू विच अ सोलर एनर्जी इज मेड अवेलेबल फॉर द डिफरेंट लिविंग बीइंग्स. यानी कि फोटोसिंथेसिस ही वो एकमात्र ऐसी प्रोसेस है जिससे कि सोलर एनर्जी जो है उसको कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, जो कि आगे चल करके फूड देती है पूरे एंटायर वर्ल्ड को देखा जाए तो. ठीक है ना. तो हम सारे के सारे जो है, चाहे वो हर्बीवोरस हैं चाहे वो कार्निवोरस हैं, दैट ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंड्स ऑन द प्लांट्स फॉर द फूड. सही बात है. The green plants are the main producers of food that are in ecosystem. Then all other organisms directly or indirectly depend on green plants for food. ठीक है. उसके बाद the process of photosynthesis also helps in maintaining the balance of carbon dioxide and oxygen in the air. ये भी पढ़ा है अपनों ने कि यहाँ पर क्या होता है, जब फोटोसिंथेसिस होती है तब क्या होता है, बाहर ऑक्सीजन छोड़ी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, तो गैसेस एक्सचेंज होती है. तो CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड इनका बैलेंस बनाए रखने के लिए भी फोटोसिंथेसिस जो है वो बहुत जरूरी होता है. ठीक है. देखिए यहां पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिखाए गए हैं जो कि एसेंशियलिटी को बताते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है. देखो द फर्स्ट है द एक्सपेरिमेंट टू शो द नेसेसिटी ऑफ सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस. यानी कि सनलाइट जो है वो जरूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, उसको दिखाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट है. देखिए, टेक अ पॉटेड प्लांट विद ग्रीन लीव्स एंड अ प्लेस इन अ डार्क प्लेस about 3 to 4 days to destarch its leaves. ठीक है ना. यानी कि एक गमले में लगा हुआ प्लांट लेंगे, एक पॉटेड प्लांट लेंगे और उसको 3-4 दिन तक अंधेरे में रख देंगे. अंधेरे में रखने पर क्या होगा, बेचारा फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा प्लांट. तो जो भी उसके अंदर स्टोर्ड फूड होगा जो कि स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, वो सारा का सारा प्लांट यूज कर लेगा, क्योंकि नया फूड तो बन नहीं रहा है. तो जो प्री स्टोर्ड फूड है प्लांट उसी का यूज करेगा. ठीक है. टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल एंड wrap to the center of one leaf on both sides of that sunlight may not fall on this covered part of this leaf. यानी कि उसके बाद क्या करेंगे, एक एल्यूमिनियम फॉइल लेंगे. ठीक है. उस एल्यूमिनियम फॉइल को किसी लीफ के ऊपर ढक देंगे या रैप कर देंगे, कवर कर देंगे, ताकि उसके ऊपर सनलाइट ना पड़े. ठीक है. The remaining part of the leaf remains uncovered and exposed to the sunlight. जो दूसरा पार्ट है, ठीक है ना, उसको हम क्या करेंगे, जो आधा पार्ट है या लीफ का जो भी हाफ पार्ट होता है उसको हम सनलाइट में एक्सपोज करवाएंगे. नाउ द कीप द प्लांट्स सनशाइन फॉर अबाउट 3 to 4 आवर्स. यानी उसके बाद 3 से 4 घंटे पर हम उसको धूप में रखेंगे. उसके बाद क्या होगा, प्लक द पार्शियली कवर्ड लीफ फ्रॉम द प्लांट एंड रिमूव इट्स एल्यूमिनियम फॉइल. उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उस एल्यूमिनियम फॉइल वाली जो लीफ होती है, जिस पार्ट को हमने एल्यूमिनियम फॉइल से रैप किया है, उसको हटा देंगे. And remove its green color by chlorophyll by boiling the leaf and alcohol with the help of water bath. उसके बाद क्या करेंगे, उस लीफ को हम क्या करेंगे, बॉइल करेंगे ताकि उसका क्लोरोफिल खत्म हो जाए. ठीक है. Wash the discolorized leaf in water to remove any chlorophyll and which may be sticking in it. Then pour iodine solution over the colorless leaf and observe the change in color to the leaf. उसके बाद क्या करेंगे, वो जो बॉइल्ड लीफ है उसको हम सुखा लेंगे. सुखाने के बाद क्या होगा, उसको एक पुअर आयोडीन सॉल्यूशन में डालेंगे. सर आयोडीन सॉल्यूशन में डालने पर क्या होता है, जहां जहां स्टार्च होता है ना, स्टार्च आयोडीन के साथ रिएक्ट करके पर्पल कलर या वॉयलेट कलर देता है, और जहां स्टार्च नहीं होगा वहां पर वो कलर आता ही नहीं है. तो जब जैसे ही हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ये वाला पोर्शन देखेंगे. देखिए ये पहले लीफ थी. ठीक है ना. ये वाला पोर्शन जो है वो लीफ का ये ग्रीन पोर्शन है. ठीक है. उसके बाद जैसे ही हमने इस पोर्शन को आगे की तरफ भेजा, देखा आयोडीन सॉल्यूशन के ऊपर डाला, तो ये वाला सॉल्यूशन जो होगा, जो पार्ट ग्रीन है, यहां पर स्टार्च प्रेजेंट होगा. ये वाला पोर्शन जो होता है वो डार्क वॉयलेट या पर्पल हो जाता है. और ये वाला पार्ट जहां पर इतना क्लोरोफिल था ही नहीं, ये वाला पार्ट जो होगा यहां पर कुछ भी नहीं दिखेगा हमें. जब कुछ भी नहीं दिखेगा तो उसके बाद क्या होगा, कुछ भी नहीं दिखने पर यहां पर कलर भी इतना नहीं आएगा. देखो सेम इस जगह पर है, ये वाला पार्ट ग्रीन पार्ट है. इस ग्रीन पार्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होगा तो स्टार्च भी बनेगा. देन अदरवाइज अगर यहां पर उसका दूसरा वाला पार्ट जो है, जो लाइट कलर वाला है, इन जगहों पर क्या है, क्लोरोफिल नहीं है इतना. ठीक है. तो यहां पर स्टार्च बनेगा नहीं. तो स्टार्च इन जगहों पर बनता है. तो जो स्टार्च होता है ये क्या होगा, आगे रिएक्ट करता है आयोडीन सॉल्यूशन के साथ, देन इट कन्वर्ट इनटू द पर्पल कलर. ठीक है. और जहां पर ये इतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है, उस जगह पर क्या हुआ, कलर आया ही नहीं, पर्पल कलर. ठीक है. ऑब्जर्वेशन क्या था, on adding the iodine solution covered part of the leaf
does not turn into the blue black color, that's showing that no starch is present at the middle part of the leaf. सही है? That uncovered part of the leaf which receive the light turns into the blue black या purple भी बोल सकते हैं, showing that the starch is present this part of the leaf. क्यों? क्योंकि स्टार्च जो होता है वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करके ब्लू कलर देता है. आगे देखिए, देन कंक्लूजन क्या बेटा? Since the part of the leaf which was covered and hidden from sunlight does not contain starch and this part of the leaf which was exposed into the sunlight contains starch, therefore we can say that the sunlight is necessary for the photosynthesis. ठीक है? उसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट आता है. देखिए, दैट एक्सपेरिमेंट टू शो नेसेसिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है. इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है. बेल जार एक्सपेरिमेंट है. देखो, बेल जार क्या होता है? एक ग्लास का बेल लाइक स्ट्रक्चर होती है. ठीक है, ये वाली स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड बेल जार. ठीक है, अब हम करेंगे क्या? 2 पॉटेड प्लांट्स लेंगे और 2 बेल जार लेंगे. दोनों प्लांट्स को अलग अलग बेल जार से कवर कर देंगे. एक पॉटेड प्लांट पे मैंने क्या किया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दैट मे बी इन अ सॉलिड फॉर्म और इन मे बी अ सॉल्यूशन. ठीक है ना, इसको हम सॉलिड फॉर्म में भी ले सकते हैं और इसका सॉल्यूशन भी ले सकते हैं. यहां पर रख दिया और इसको नाम दे दिया A. और दूसरा जो प्लांट था इसको नाम दे दिया B और इसके अंदर मैंने किसी भी तरह का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन और सॉलिड नहीं रखा. ठीक है, तो सर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा? ये क्या है? देखो, यहां पर क्या होता है, जैसे ही मैं पॉट के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा है, इसके अंदर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड तो होगी ना. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एब्जॉर्ब कर लेता है. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की एक खास बात होती है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा. देन यहां पर इस बेल जार के अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होगी दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. तो प्लांट के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, क्या वो अवेलेबल होगी? क्या नहीं, ये सारी की सारी तो इसने एब्जॉर्ब कर ली. तो इस बेल जार के अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो सारी की सारी एब्जॉर्ब हो चुकी है. अब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी ही नहीं. जबकि दूसरे प्लांट के अंदर जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रेजेंट है तो प्लांट को मिल सकती है. ठीक है, देखो ये एक्सपेरिमेंट देखते हैं. सबसे पहले डिस्टार्च करेंगे दोनों पॉटेड प्लांट्स को, यानी कि 3-4 दिनों तक इसको अंधेरे में रखेंगे ताकि इनके अंदर जितना भी स्टार्च है वो सारा का सारा यूज आ जाए. पुट दिस पॉटेड प्लांट्स इनटू बेल जार्स. इनको बेल जार में रखेंगे. वन विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड द अदर विद नो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. एक को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रखा और दूसरे को विदाउट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रखा. कीप देम इन सनलाइट. दोनों को हमने सनलाइट के अंदर रखा. बाद में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन फर्स्ट जार रिमूव्स द ऑल CO2 फ्रॉम इट. अभी भी बताया था कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होती है वो सारी के सारे CO2 को रिमूव कर देता है, यानी एब्जॉर्ब कर लेता है खुद. आफ्टर 3 to 4 आवर्स टू द आयोडीन टेस्ट ऑन लीव्स ऑफ बोथ जार्स. अब 3 से 4 घंटे लाइट में रखने के बाद इन दोनों प्लांट्स से जो लीव्स है वो अलग करेंगे और उसके बाद वही आयोडीन टेस्ट करेंगे. आपको अब आइडिया लग सकता है कि कहां पर फोटोसिंथेसिस हुआ होगा और कहां पर नहीं हुआ होगा. ठीक है ना, तो इस जगह पर CO2 थी ही नहीं. जब इस जगह पर CO2 थी नहीं तो यहां कोई भी तरह का स्टार्च नहीं बनेगा. जब स्टार्च नहीं बनेगा तो जो आयोडीन सॉल्यूशन है उसके साथ पर्पल कलर भी नहीं आएगा. लेकिन जब बात करेंगे बी की, जो बी प्लांट है, अब इसकी अगर हम लीफ लेंगे तो इसकी लीफ के अंदर तो फोटोसिंथेसिस हुआ होगा क्योंकि यहां पर CO2 अवेलेबल थी. ये CO2 अंदर गई होगी, सनलाइट बाहर से आई ही थी तो फोटोसिंथेसिस हुआ था. यहां पर आयोडीन टेस्ट जो होगा वो पॉजिटिव आएगा. ठीक है, तो that make sure that CO2 is also essential for photosynthesis. देखिए इसका ऑब्जर्वेशन क्या था? You will see that leaf of the plant with potassium hydroxide solution does not turn into the blue black, showing that no starch present in this leaf. ठीक है? Then the one of the other hand, the leaf of plant with no potassium hydroxide solution turned to the blue black, showing that starch is present in the leaf. ठीक है, यहां पर नो स्टार्च, देन यहां पर स्टार्च प्रेजेंट लीफ के अंदर, क्योंकि स्टार्च बना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस किया. कंक्लूजन क्या रखने का इसको? सिंस द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड फॉर्म में किसी भी तरह से ले सकते हैं, in first jar removed to all CO2, that means that potted plant in first jar does not have CO2 for photosynthesis. That's why the plant with potassium hydroxide solution या hydroxide in solid form does not turn into the blue black, and hence there is no starch formation. So it can be said that CO2 is also a necessary material for the photosynthesis. देखिए अब हम बात करते हैं एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में.
एनिमल्स जो होते हैं वो अपना फूड जो है वो खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि प्लांट्स के जैसे उनके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है। तो एनिमल्स जो होते हैं वो अपने न्यूट्रिशन के लिए या तो प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं या वो एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं, दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं। तो देखिए, ऑल द एनिमल्स एंड नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स एक है कौन, कस्किटा, आर क्लासिफाइड एज हेटेरोट्रॉप्स, इनको हम हेटेरोट्रॉप्स ही बोलते हैं, सिंस दे आर अनेबल टू प्रिपेयर फूड। सो these organisms resort to other various forms of nutrition. Hence heterotrophs are always secondary or tertiary consumers in the food chain. ये बोलता है कि यहाँ पर क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अलग अलग फॉर्म्स में न्यूट्रिशन ले सकते हैं, ठीक है, और अलग अलग प्लांट्स पर, एनिमल्स पर या किसी दूसरे मेथड से वो अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। इस कारण से जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं वो हमेशा सेकेंडरी या टर्शरी कंज्यूमर्स हो सकते हैं, जो कि फूड चेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक फूड चेन के सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स ये एनिमल्स हो सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसे हो सकता है, देखो नंबर फर्स्ट होता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या किया जाता है, उसमें वो एनिमल्स इंक्लूड किए जाते हैं जो कि डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड रहते हैं। वो क्या करते हैं, ये एनिमल्स ऐसे होते हैं जो किसी डिकेइंग मैटर के ऊपर जाते हैं, उनके ऊपर क्या करते हैं, बैठते हैं, ठीक है, उसके ऊपर अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स डालते हैं और कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपलर फूड मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं, देन अपने अंदर वो एब्जॉर्ब करते हैं उसको। ये ऐसा कौन करता है, ऐसे फंगस करते हैं। ये फंगस जो होते हैं वो सैप्रोफाइट्स होते हैं। इन सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन द डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस बिफोर द इंजेशन ऑफ फूड। यहां पर क्या होता है, सबसे पहले फूड को डाइजेस्ट किया जाता है, उसके बाद फूड जो होता है वो इनटेक किया जाता है या इंजेस्ट किया जाता है। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज यूजुअली सीन इन फंगी एंड सम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इस तरह का फूड जो होता है वो, इस तरह का न्यूट्रिशन जो होता है, ठीक है ना, ये फंगी में और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, मतलब कुछ बैक्टीरिया वगैरह में देखा जाता है। द ऑर्गेनिजम्स सिक्रीट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑन द फूड एंड देन इंजेस्ट द सिंपलर सब्सटेंसेस। सबसे पहले क्या करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देन उसको एब्जॉर्ब करते हैं। सैप्रोफाइट्स फीड ऑन डेड मटेरियल्स एंड दस हेल्प्स टू डिकम्पोजिशन dead remains and the plants and animals। यानी कि क्या करते हैं ये फीड क्या फीड करते हैं, डेड मटेरियल्स, जो डेड डिकेइंग मटेरियल्स होते हैं वो, और इस कारण से क्या करते हैं, वो उनको डिकम्पोज करते हैं, और डिकम्पोज करके क्या करते हैं, उनका जो भी डेड रिमेन्स मटेरियल जो होता है उसको सारा डिकम्पोज कर देते हैं, ताकि वहां पर जो भी सिंपलर फॉर्म है वो वापस सॉइल के अंदर मिक्स हो जाए और प्लांट्स उसको वापस से रीअब्सॉर्ब कर सके, ठीक है ना। डिकम्पोशन में क्या होता है, डिकम्पोशन की प्रोसेस के अंदर कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल में कन्वर्ट किया जाता है। इस दौरान कुछ आयंस जो होते हैं या कुछ न्यूट्रिशंस भी सॉइल में रिलीज किए जाते हैं, जिनको प्लांट्स रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद देखिए होलोजोइक न्यूट्रिशन कैसा होता है। इन होलोजोइक न्यूट्रिशन द डाइजेशन ऑफ फूड फॉलोज आफ्टर द इंजेशन ऑफ फूड। उसके होलोजोइक फूड के अंदर क्या होता है, पहले सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या किया जा रहा था, पहले डाइजेस्ट किया जा रहा था फूड को, देन एब्जॉर्ब किया जा रहा था। यहां पर क्या करेंगे, हम पहले कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है वो इनटेक करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, फिर एब्जॉर्ब करते हैं ढंग से, ठीक है। यानी कि हम जो खाते हैं फूड वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है और हमारी बॉडी के अंदर ही उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। द होलोजोइक न्यूट्रिशन द डाइजेशन ऑफ फूड फॉलोज आफ्टर द इंजेशन ऑफ फूड, thus the digestion takes place inside the body of organism, ठीक है ना। द होलोजोइक न्यूट्रिशन हैपेंस इन 5 स्टेप्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ठीक है। इंजेशन क्या होता है, फूड को इनटेक करना, यानी सबसे पहले हमने फूड इनटेक किया। डाइजेशन, उस कॉम्प्लेक्स फूड को हमने सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया। एब्जॉर्प्शन, उसको हमने बॉडी में एब्जॉर्ब किया। एसिमिलेशन, उस एब्जॉर्ब्ड फूड का हमने यूज किया एनर्जी के लिए, ठीक है ना, उससे हमने एनर्जी ली। और इजेशन का मतलब होता है जो भी फूड मटेरियल हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होगा, जो रिमेनिंग पार्ट होगा, उसको एज अ फीकल मैटर, ठीक है, एज अ स्टूल हम क्या करेंगे, अपनी बॉडी से बाहर निकालेंगे, बाहर रिमूव करेंगे, उसको इजेशन बोलते हैं। तो देखो इंजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द फूड इज कॉल्ड इंजेशन, ठीक है। डाइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस into simpler molecules is called digestion. The simpler molecules thus obtained can be absorbed by the body, और जो simpler molecules जो होते हैं वो बॉडी के अंदर absorb कर लिए जाते हैं। और स्टेप्स देखिए, absorption क्या होता है, the process of absorption of digested food, जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है उसको हमने क्या किया, absorb किया बॉडी में, that is called absorption.
एसिमिलेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड फॉर एनर्जी एंड द ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑल्सो। कुछ टिश्यूज जो होते हैं वो रिपेयर भी तो करने पड़ते हैं ना हमें, तो एनर्जी लेने के लिए, ग्रोथ के लिए, टिश्यू रिपेयरिंग के लिए, इन सब का यूज, इन सब के लिए क्या करना, उस एनर्जी का यूज करना, फूड का यूज करना, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। और इजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। ठीक है, ये स्टेप्स होते हैं। अब यहाँ पर होलोजोइक न्यूट्रिशन दिखा रखा है, ये स्लाइड दिखा रखी है जिसके अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है अमीबा के अंदर, उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो, ठीक है, पहले भी अपनों ने देखा था अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन, अब देखो थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करके देखते हैं। देखो, जैसे ये अमीबा है, अब सब लोगों को पता है कि अमीबा जो होता है उसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, ठीक है ना, वो इरेगुलर शेप का होता है। बाहर की तरफ इस जगह पर मान लो उसके अंदर बाहर की तरफ जहां पर उसके सराउंडिंग में ही कोई फूड पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है, तो अमीबा जो होता है वो सेंसेस करता है फूड के लिए, उसने सेंस किया कि बाहर की तरफ फूड है, ठीक है ना, तब क्या होगा, उसके बाद वो धीरे धीरे क्या करेगा, अपने कुछ एक्सटेंशंस क्रिएट करेगा जिनको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया, ठीक है ना, दैट इट मेक्स स्यूडोपोडिया। ये देखो धीरे धीरे कुछ अपनी सेल के अंदर ये अपने एक्सटेंशन बना रहा है, कुछ बाहर की तरफ कुछ आम जैसी या पांव के जैसी स्ट्रक्चर बना रहा है, बट दैट आर नॉट ट्रू लेग्स या ट्रू लिम्स, ठीक है ना, तो ये ट्रू लेग्स नहीं होते, ठीक है ना, ये फॉल्स लेग्स होते हैं, इसलिए इनको हम स्यूडोपोडिया बोल देते हैं। स्यूडो का मतलब एक तरीके से झूठा, फॉल्स, ठीक है ना, तो ये स्यूडोपोडिया जो होते हैं वो उस फूड को कवर अप कर लेते हैं आगे की तरफ जाकर के, ठीक है। देन फूड इनक्लोज्ड इन अ फूड वैक्यूल, फूड प्लस वाटर। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो फूड जो होता है वो अंदर आता है उसकी सेल के अंदर, वो एक बॉक्स या एक तरीके से कह सकता हूं पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बंद हो जाता है, इनक्लोज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड फूड वैक्यूल। वो फूड वैक्यूल होती है, ठीक है। उस फूड वैक्यूल में क्या होता है, फूड होता है प्लस कुछ वाटर कंटेंट होता है। उसके बाद क्या होता है, यहां पर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स आकर के उस फूड को डाइजेस्ट करवाने का काम करते हैं। देन एंजाइम्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल, यानी कि सारे के सारे एंजाइम्स जो होंगे वो फूड वैक्यूल के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आए तो मतलब फूड डाइजेस्ट होगा। द फूड इज डाइजेस्टेड एंड सॉल्युबल मटेरियल्स आर एब्सॉर्ब्ड एंड एसिमिलेटेड, यानी यूज्ड अप। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही फूड डाइजेस्ट होगा तो जो जो इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं, जो जो सेल को एनर्जी देने का काम करेंगे, वो फूड मटेरियल एब्सॉर्ब कर लिए जाएंगे, ठीक है, और यूज कर लिए जाएंगे। तो फूड मटेरियल को एनर्जी के लिए यूज करना, उस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन बोलते हैं। देन एसिमिलेटेड का मतलब होता है यूज्ड अप करना, किसी भी चीज को, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एनर्जी के लिए यूज करना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। देन अनडाइजेस्टेड वेस्ट वाटर इज एक्सपेल्ड, यानी कि जो भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है, जो डाइजेस्ट नहीं हो रखा होता, उसको फिर बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है, ठीक है। ये देखो, ये एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है अमीबा की। देखो ये अमीबा के स्यूडोपोडिया है, ये देखो ये ऐसे स्यूडोपोडिया है और ये बीच में फूड पार्टिकल्स है। तो देखो ये अमीबा जो है वो स्यूडोपोडिया बना रहा है, ठीक है, और फूड पार्टिकल को अंदर ले रहा है, ठीक है, दैट इज द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा, ठीक है, विच इज इन टेकिंग फूड बाय स्यूडोपोडिया। तो ये वाला होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि कोई भी एनिमल जो है या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो एक सॉलिड फूड लेगा और उसको डाइजेस्ट करेगा अपनी बॉडी के अंदर। आगे देखते हैं, देखो कुछ और स्लाइड्स भी हैं जो इसको दिखाती है। देखो, amoeba is a unicellular animal which follows the holozoic mode of nutrition, ठीक है। The cell membrane of amoeba keeps protruding into the pseudopodia and amoeba surroundings a food particle with pseudopodia and makes a food vacuole, ठीक है, ये food vacuole बनाने का काम करती है। The food vacuole contains the food particle and water, digestive enzymes and secreted in the food vacuole and digestion takes place, ठीक है। उसके बाद after that the digested food is absorbed from the food vacuole and finally the food vacuole moves near the cell membrane and the undigested food is expelled out, ठीक है। ये हो गया अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन। अब ऐसा ही अमीबा के जैसा ही एक छोटा ऑर्गेनिज्म और होता है, दैट इज आल्सो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पैरामीशियम। पैरामीशियम जो होता है उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है। देखो ये पैरामीशियम जो होता है उसके अंदर एक स्पेशल जगह होती है, ठीक है, ये पैरामीशियम है, ये भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ही होता है, इट इज आल्सो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जो फूड होता है वो फूड एक पर्टिकुलर जगह से सेल के अंदर एंटर करता है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड गलेट। ये गलेट कहते हैं इस स्ट्रक्चर को, यहां से अंदर फूड पार्टिकल जो होगा वो एंटर करेगा। देखो जैसे यहां पर एक पैरामीशियम दिखा रखा है, ये फूड पार्टिकल है, ये फूड पार्टिकल इस स्ट्रक्चर से अंदर की तरफ एंटर कर गया। अंदर की तरफ एंटर करने के बाद दैट इज आल्सो कवर्ड फ्रॉम फूड वैक्यूल,
फूड वैक्यूल के अंदर क्लोज हो जाता है। फिर वही प्रोसेस होती है कि यहाँ डाइजेशन होता है इस फूड वैक्यूल के अंदर उस फूड का, और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एक्सपेल्ड आउट कर दिया जाता है सेल के बाहर की तरफ। इन पैरामीशियम व्हिच इज आल्सो अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, द सेल हैज अ डेफिनेट शेप एंड फूड इज टेकन एट द स्पेसिफिक स्पॉट। इसकी शेप जो होती है वो डेफिनेट होती है, अमीबा के जैसे ये इरेगुलर शेप का नहीं होता। देन फूड इज मूव्ड to the spot by the movement of cilia which cover the entire surface। उसके बाद क्या होता है, ये जो फूड होता है ये अंदर की तरफ कहां से आता है, ये जो बाहर की तरफ जो स्ट्रक्चर दिख रही है हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट आर कॉल्ड cilia, ये क्या करते हैं, ये ऐसे मूव करते हैं। जब ये मूव करते हैं तो बाहर से जो फूड पार्टिकल होता है वो अंदर की तरफ ले लिया जाता है, इनटेक कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये पूरी सेल के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दैट आर कॉल्ड cilia। ठीक है ना, इनसे ये फूड जो होता है वो अंदर की तरफ इनटेक करने में हेल्प की जाती है। तो ये फूड के डाइजेशन जो होता है उसके अंदर पैरामीशियम का डाइजेशन है, ये भी होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन है। ठीक है, उसके बाद पैरासिटिक न्यूट्रिशन है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है वो अपने पहले पढ़ा हुआ, देखो ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन और ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर या अंदर की तरफ रहते हैं, देन एक्वायर फूड एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स होस्ट आर कॉल्ड पैरासाइट्स। यानी कि ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी के ऊपर या किसी के अंदर रहते हैं, ठीक है, और वहां से फूड इनटेक करते हैं, उनको हम पैरासाइट कहते हैं। मोस्ट पैरासाइट्स आर हार्मफुल टू द होस्ट हेल्थ, समटाइम्स दे हैव किल्ड द होस्ट आल्सो। यानी कि कभी कभी क्या होता है वो इतने हार्मफुल होते हैं कि वो नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, जो भी होस्ट होता है जिसके ऊपर भी वो रहते हैं उसको होस्ट बोलते हैं, तो उसको कभी कभी तो वो मार तक देते हैं, ठीक है ना, किल भी कर देते हैं। बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स में सर्व एज अ होस्ट, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो एज अ होस्ट सर्व होते हैं। A few examples of the parasites are laws on a human head, Cuscuta plant and the tapeworms। यानी कि ह्यूमन के अंदर जैसे अगर मैं बात करूं पैरासाइट्स जो होते हैं वो हो सकती है लाइस जो बालों के अंदर पाई जाती है, यानी जूं जो होती है वो। एंड अनदर एग्जांपल इज कस्क्यूटा। कस्क्यूटा जो होता है वो प्लांट के ऊपर पाया जाने वाला एक अनदर प्लांट है, ये एक पैरासाइटिक प्लांट है। ये देखो ये कस्क्यूटा है जो रेड मार्कर से मैंने बनाया, दैट इज कस्क्यूटा। ये एक प्लांट है, ये एक पैरासाइटिक प्लांट है जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करता है, ठीक है ना, और उस होस्ट प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेता है। इसके अलावा तो देखिए यहां तक हमने पढ़ा आज फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, उसको डिटेल में पढ़ा, उसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं वो पढ़े। फिर एनिमल न्यूट्रिशन के अंदर हमने फंगस के अंदर जो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है वो कैसे होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन पढ़ा जिसके अंदर हमने अमीबा का एग्जांपल लिया था, और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन पढ़ा था। पैरासाइटिक का मतलब जो ऐसे एनिमल्स जो दूसरे लिविंग बींग्स के ऊपर रह करके या उनके अंदर रह करके अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, उनको हम बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिजम्स। ठीक है ना, इसके एग्जाम्पल में अपने कस्क्यूटा पढ़ा था। ठीक है, अब इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।